नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे झारखंड राज्य की तरफ से एक और नई सरकारी जॉब आ चुकी है, जो कि बहुत सारे पोस्टों पर, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों पर जो है, पदों पर जो है वैकेंसी निकाल दी गई है झारखंड सरकार की तरफ से। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है, ये जो जॉब निकाली गई है, ये पूरे झारखंड राज्य के अंदर रहेगी। तो उसी से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, झारखंड गवर्नमेंट का, उसकी तरफ से ये वैकेंसी निकाल दी गई है, और जो कि 1000 से भी ज़्यादा पोस्ट पर रहने वाली है। मैं सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट की आपको नंबरिंग बता देता हूँ। पोस्ट की नंबरिंग है क्या चीज़, मतलब कितने नंबर, मतलब कितने लोगों के लिए निकाली गई है वैकेंसी, उसको आप पहले जान लीजिए, फिर हम आगे की चीज़ों पर बढ़ेंगे। अब देखिए, 1072 प्लस वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि 1072 लोगों को यहाँ पर जॉब दी जाने वाली है, जो कि उसके नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से, NHM की तरफ से झारखंड गवर्नमेंट ने पूरे राज्य के अंदर इस वैकेंसी को निकाला है। और किन किन पोस्टों पर निकाला है हम उसके लिए जो उसको जानेंगे। साथ में हम ये जानेंगे कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। अगर यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर के बेस में अगर एग्जाम हो रहा है तो उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, और अगर एग्जाम नहीं हो रहा है तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में ये डिस्कस करूंगा मैं कि यहाँ पर जो है आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है, सैलरी कितनी रखी गई है, काम क्या रहेगा, कहाँ करना होगा, क्या क्या फायदे रहेंगे, रिलैक्सेशन क्या क्या मिलेंगे, क्वालिफिकेशन क्या है, और सब कुछ एक एक चीज हम इस जॉब से रिलेटेड बात करने वाले हैं। ये भी जानेंगे कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ये क्या वैकेंसी ऑल इंडिया वैकेंसी है क्या, या दूसरे राज्य वालों के लिए भी है, या सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए है। इस चीज़ को हम जानेंगे, और और भी बहुत सारी चीज़ें इस जॉब से रिलेटेड है, वो सारी कवर करी जाएंगी। तो सबसे पहले ये देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी मैंने इसको हाईलाइट किया था थोड़ी देर पहले, और यहाँ पर आपको यहाँ पर नए नए नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे चलते हुए दिखेंगे। उसके अंदर आपको दिख जाएगा जो भी नए अपडेट आए हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट नोटिस दिखाया जा रहा है फॉर वेरियस पोजीशंस इन NHM झारखंड। तो आप ये वाला जो मेरे को दिख रहा है, मेरे को यहाँ तक लगता है कि जो ये वाला है, ये वाला, यही वाला जो है, जो पहले नंबर पर गया है, यही जो है वो करेक्ट है। मतलब कि यही वाला वो है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में सब प्रोवाइड करा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन पर चलते हैं, नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। नेशनल हेल्थ मिशन ने, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन फैमिली वेलफेयर ने, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने, नमकुम रांची ये जगह है, झारखंड के अंदर है, और यहाँ से ही इस चीज़ को रिलीज करा गया है। यहाँ पे बोला गया है कि कैरियर अपॉर्चुनिटी। अब देखिए, यहाँ पे आप देखते ही घबरा मत जाना। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज। मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी मतलब ये होती है जो एक फिक्स पोजीशन नहीं होती, एक परमानेंट जॉब नहीं होती, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहती है। वो एक टाइम पीरियड के लिए ही रहेगी और उस समय के बाद नहीं रहेगी। तो एक परमानेंट जॉब हो या कॉन्ट्रैक्चुअल हो, हमें तो अपनी सैलरी से मतलब होता है। हम अपना काम करेंगे, हमें उसके बदले सैलरी मिलेगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बता दिया कि कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी जो है वो सिर्फ इतनी होती है कि जितने समय ज़रूरत रहेगा उस काम की, उतने समय रहेगी। उसके बाद आपकी जॉब वहाँ से ख़त्म और आपका काम वहाँ से ख़त्म। तो सिंपल सी बात है, जितना समय रहा काम करा उतने समय के पैसे मिले, ये आपका रहेगा। रिक्रूटमेंट रही इनकी, और ये इसमें मेडिकल और मैनेजमेंट प्रोफेशनल के लिए रहेगी। मतलब कि एक आपका कह लीजिए MO मेडिकल ऑफिसर, और दूसरा आपका मैनेजमेंट प्रोफेशनल। ये दो पदों पर निकाली गई। इनमें भी मेडिकल ऑफिसर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के हो सकते हैं। सेम मैनेजमेंट प्रोफेशनल कि किसी न किसी चीज़ में उनका प्रोफेशनल हो सकता है, मतलब कि वो प्रोफेशन हो उस चीज़ में, वो प्रोफेशनली उस चीज़ को अच्छे से जानते हो। तो उस सब को निकाला गया है एट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल। मतलब कि ये आपका जो शहर हो गया, गलियां हो गई, सिटी हो गई, डिस्ट्रिक्ट, जिला हो गए, स्टेट मतलब पूरा राज्य हो गया, इन सब लेवल पे निकाली गई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा निकाली गई है, जो कि सिर्फ झारखंड राज्य के लिए रहेगी। झारखंड रूरल हेल्थ
मिशन सोसाइटी इंटेंड टू टेक द सर्विसेज ऑफ मेडिकल एंड मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और फॉर वेरियस प्रोग्राम। बहुत सारे उनके प्रोग्राम है जो चलाने हैं, वो बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जो उनको रन करने हैं, बहुत सारे प्रोग्राम पे उनको वर्क करना है, जिसके चलते ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम सुटेबल कैंडिडेट, जो भी सुटेबल रहे इसके लिए, इन सर्विसेज के लिए, जो कि आप पढ़ सकते हैं अपनी पोजीशन और सब कुछ इस जॉब से रिलेटेड। तो हम एक एक चीज जानेंगे। देखिए यहाँ पे एक टेबल दी गई है और ये काफी लंबी टेबल है, कम से कम 100 अलग अलग पोस्ट है। मतलब मेनली तो डिवीजन वाइज आप बात करें तो मेन टॉपिक आप ये देख लीजिए कि 2 पोस्ट है, उसके अंदर सब पोस्ट है, सब पोस्ट मतलब कि उनके अंदर भी पोस्ट है। तो पहला यहाँ पर सीरियल नंबर के हिसाब से मैं बताऊँ आपको, तो ये एडवर्टाइज नंबर 01, 02, मतलब आप समझ लीजिए कि ये एक पोस्ट की बात हो रही है, फिर दूसरे पोस्ट की बात हो रही है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं पोजीशन का नाम रहेगा आयुष मेडिकल ऑफिसर, ये आपका रहेगा आयुष मेडिकल ऑफिसर रहेगा। और इसमें आप देखेंगे तो इसमें RBS के प्रोग्राम NHM नेशनल हेल्थ मिशन के को हम NHM बार बार बोलेंगे। इसमें आप देखेंगे तो NHM यानी इलेक्ट्रॉनिकली EHM के अंदर आयुष मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट रहेगी और इसमें पोजीशन कोड दिया गया है, ये कोड रखा गया है, इस कोड को आप ना भी देके छोड़ सकते हैं। हम डायरेक्ट क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे टेबल में, क्या क्या समझेंगे। एक समझेंगे सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पोजीशन का टाइटल क्या है, यानी कि पोजीशन का नाम क्या है। फिर हम उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल्स, कि आपको कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए। पहला हम ये जानेंगे उस पोस्ट को पाने के लिए, दूसरा ये जानेंगे उस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस क्या चाहिए, और उसके बाद हम अलग से जानेंगे कि उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उस पोस्ट के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी पढ़ाई के हिसाब से होगी, वो हम जानेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि अलग अलग कैटेगरी में उस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। जैसे आप देखेंगे ST में है, SC में है, और इस तरीके से। और उसके बाद हम उसकी सैलरी जान लेंगे। सैलरी मतलब पर मंथ, PM मतलब पर मंथ हो जाएगा। तो होनोरेरिया इन INR, तो ये आपका PM यानी पर मंथ हो गया है। तो इसके हिसाब से आप समझ जाना कि इतना रुपये जो है पर मंथ यानी हर महीने मिलेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं डायरेक्ट पहली पोस्ट पे। पहली आपको पोस्ट बता दिया, आयुष मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये फॉर आयुर्वेदा डॉक्टर के लिए आपको, आप जैसे आप यहाँ देख रहे हैं BAMS, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जिसे हम नीट मेडिकल एग्जाम को नीट बोलते हैं। और IIT जो आपका IIT जो आपके कॉलेजेस होते हैं उसको हम IIT शॉर्ट में बोल देते हैं। इस तरीके से हम MBA यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को MBA बोलते हैं शॉर्ट में, और BTech यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी को BTech बोल देते हैं। इस तरीके से ही आपका ये जो है ये आपका मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोर्स होते हैं, डिग्री होते हैं, जैसे कि BAMS या फिर GAMS फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी से भी करा है, कि कोई भी एक बोला गया है, किसी भी यूनिवर्सिटी से करा हुआ है आपने, मेंशन इन सेकंड शेड्यूल ऑफ C, और जो कि मेंशन रहा है CCIM की फुल फॉर्म आप देख लेना, के एक्ट था जो 1970 में है, उसके तहत विद कंप्लीशन कंपलसरी इंटर्नशिप, और साथ में आपने कंपलसरी इंटर्नशिप करी हुई है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए तो आयुर्वेदा डॉक्टर का था, अगर होम्योपैथिक का रहा, होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए अप्लाई करना चाहेंगे इस पोस्ट पे, तो इसमें आपको BHMS या फिर DHMS करा हुआ होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से, और वो भी मेंशन होनी चाहिए आपकी CCH एक्ट के तहत जो कि 1973 में आया था, विद कंप्लीशन, और आपके साथ में कंपलसरी एक इंटर्नशिप भी कंप्लीट होनी चाहिए इस फील्ड के अंदर। तो अब आपको बता दूं नेक्स्ट यूनानी डॉक्टर के लिए, और आपको मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट चाहिए, तो इसमें आपको BUMS या फिर GUMS करा हुआ होना चाहिए कोई भी एक किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से, और साथ में इसमें ये आपका CCIM एक्ट 1970 में मेंशन है उसके तहत होना चाहिए, विद कंप्लीशन ऑफ कंपलसरी इंटर्नशिप भी यहाँ पे मांगी गई है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज़ है कि मस्ट हैव वैलिड परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके पास एक वैलिड मतलब अभी जो वैलिड हो ऐसा, और एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होना चाहिए, जो कि फ्रॉम झारखंड स्टेट की आयुष काउंसिल से मिला हो, या फिर CCIM से मिला हो, या फिर CCH से मिला हो, या फिर न्यू दिल्ली के काउंसिल से मिला हो। ये आपको देख लेना है, ये आपसे बोला जा रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो पोस्ट है इस पे वैकेंसी कैटेगरी वाइज कितनी है। तो जनरल के लिए 4 रहेगी, ST के लिए, स्केड्यूल ट्राइब के लिए 175 है, SC के लिए 65 है, और इस तरीके से टोटल यहाँ पे वैकेंसी जो है 270 रहेगी। ये देखिए 270 लिखा है, 270 वैकेंसी टोटल है, उसमें से मैंने अलग अलग बता दिए। इस पोस्ट की सैलरी जो रहेगी वो 23,100 रुपये रहेगी, यानी कि 23,100 रुपीज़ यहाँ पे मिलने वाले हैं पर मंथ पे।
अब सेम इसी तरीके से आप दूसरा देखेंगे तो एक और आपका है जो कि पोस्ट का नाम है आयुष मेडिकल ऑफिसर का ही है, जिसमें जो कि आयुष मेन स्ट्रीमिंग आयुष मेन स्ट्रीमिंग प्रोग्राम होगा, उसके तहत लिया जाएगा। इसमें कोई अप्लाई करना चाह रहा है तो आयुर्वेदा डॉक्टर के लिए सेम बोला गया BAMS या GAMS होना चाहिए और आपका इंटेंसिव कंप्लीट होना चाहिए। इस देखिए यहाँ पे इस पोस्ट के लिए सेम क्वालिफिकेशन है जो ऊपर आपने देखी, लेकिन अगर आप इस वाले में करेंगे तो आपको 21,000 रुपये मिलेंगे। तो आप देखेंगे अपना जहाँ फ़ायदा हो उस तरीके से करें, हर चीज़ को देख कर ही करें। अब मैं नेक्स्ट बता देता हूँ आपको यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका पंचकर्म आयुष MO मेडिकल ऑफिसर के लिए, और इसमें मेल को लिया जाएगा। देखिए कुछ पोस्ट ऐसे भी है यहाँ पे आपको क्लियर बताया जा रहा है कि उसमें सिर्फ मेल को लिया जा रहा है, कुछ बताए जा रहे हैं यहाँ पे सिर्फ फीमेल को लिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप फीमेल वाला क्वालिफिकेशन देखेंगे और सेम इसी तरीके से यहाँ पे मेल वाला क्वालिफिकेशन देखेंगे। सेम उसके बाद अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लेंगे। यहाँ पे जैसे मेरे को दिख रहा है एक ही वैकेंसी है जो कि जनरल के लिए है, सेम इसमें भी एक ही वैकेंसी है जो कि जनरल के लिए है, और इसमें उसको 40,000 रुपये मिलेंगे जो भी एक कैंडिडेट जिसको भी ये जॉब मिल जाएगी। अब इसी तरीके से आप अपना जो है यहाँ पे चेक करेंगे, किसी को 16,000 भी मिल रहे हैं, किसी को 45,000 भी मिल रहे हैं। स्टेट अकाउंट्स मैनेजर जो कि नेशनल आयुष मिशन के तहत अप्लाई करता है, मतलब इस नेशनल आयुष मिशन के लिए अप्लाई करता है कोई कैंडिडेट जो कि स्टेट अकाउंट्स मैनेजर की पोस्ट उसको मिल जाएगी, और उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि इंटर CA हो या इंटर ICWA हो या फिर MCOM हो या MBA हो इन फाइनेंस के अंदर, ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहेगी। और यहाँ पे बोला गया है मिनिमम 3 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक रेप्यूटेड गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें आपने 3 साल का एक्सपीरियंस गेन करा हो, ये आपको मांगा गया है। और इसमें एक ही कैंडिडेट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, और जिसमें आपकी 45,000 जो है सैलरी रहने वाली है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। किसी को 50 देखिए यहाँ पे 50,900 रुपीज़ भी मिल रहे हैं, जिसकी पोस्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की रहेगी, जो कि मतलब पूरे जिला के अंदर वो प्रोग्राम चल रहा है, उसकी मैनेजमेंट का काम रहेगा, मैनेजर का काम रहेगा। तो उसकी पोस्ट के लिए यहाँ पे 2 साल की जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा हो, वो भी मैनेजमेंट में विद स्पेशलाइजेशन इन रूरल डेवलपमेंट में हो या फिर ह्यूमन रिसोर्स में हो, ये सब आप देख लेंगे। और साथ में एसेंशियल एक्सपीरियंस ये रहेगा कि एटलीस्ट 3 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन सोशल फील्ड के अंदर 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए होगा, 3 से ज़्यादा हो सकता है, 3 साल कम से कम। तो और स्किल में बता दूँ इसके लिए आप देखिए इस पोस्ट के लिए डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि वेटेज विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंदर, और साथ में एसेंशियल स्किल्स यहाँ पे ये है कि गुड वर्किंग नॉलेज हो उसको ऑफ MS ऑफिस की एंड इंटरनेट यूजेस की, कि इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इंटरनेट पे क्या क्या चीज़ें चलाते हैं, वो उसको अच्छे से आती हो। MS ऑफिस ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो अच्छे से चलानी आनी चाहिए, बहुत सारे टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो मतलब उसको नॉर्मल एक तरीके से चलाना आता हो, ये बोला गया है। अब आपका आता है डिस्ट्रिक्ट डेटा मैनेजर की पोस्ट के लिए यहाँ पे बोला गया है कि DDM शॉर्ट में बोल रहे हैं हम इसको। तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो उसके पास, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इन इंफॉर्मेशन IT के अंदर किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, मतलब कि सरकारी इंस्टीट्यूट नहीं बोला गया, रिकॉग्नाइज भी चलेगा, ये भी आप समझ सकते हैं। मतलब रिकॉग्नाइज मतलब होता है फुल्ली गवर्नमेंट ना हो बट एंटी गवर्नमेंट हो, मतलब कि रिकॉग्नाइज हो तो वो चल जाएगा। एसेंशियल एक्सपीरियंस बता दूं, मिनिमम 3 years क्वालिफिकेशन पोस्ट वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है उस फील्ड के अंदर। और इसके लिए यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल इज प्री रिक्वेसाइट, ये उसको आनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल उसको आनी चाहिए। और इसमें 3 पोस्ट हैं और टोटल इसकी अब इसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 33,350 रुपीज़ यहाँ पे सैलरी रहेगी पर मंथ की, ये आपको बता दिया है। सेम इस तरीके से आप यहाँ पे सैलरी चेक करेंगे और बाकी सारी चीज़ें चेक करेंगे, और ऐसे कर करके आप यहाँ पे एक एक पोस्ट का चेक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं, एक एक का डिस्कस कर पाना जो है पॉसिबल नहीं होगा, तो हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। टाइम की इंपॉर्टेंस को समझते हुए हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें जो ज़्यादा सैलरी वाली हैं और उसको डिस्कस करना ऑब्वियसली बनता ही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, माइक्रो बायोलॉजिस्ट IDSP
इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो इसमें आप देख लीजिए, आईडीएसपी आपको नहीं समझना, सिर्फ इतना समझना है कि माइक्रो बायोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई करना है तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि पीएचडी हो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, या फिर एमएससी करी हुई हो, मैंने मतलब आपने इन मेडिकल या फिर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी हो, मेडिकल ग्रेजुएट हो विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और डिप्लोमा इन माइक्रोबायोलॉजी, वीरोलॉजी, पैथोलॉजी, इनमें से कोई भी एक बोला है, सब नहीं बोले, ये बात याद रखिएगा। और एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा गया लेबोरेटरी साइंसेस के अंदर। और इसमें आपको 7 वैकेंसी टोटल रहेंगे, जिसमें से 3 यहाँ पे लिखी हैं और यहाँ पे 2 लिखी हैं, कैटेगरी वाइज लिखी हुई हैं, और 60,000 रुपये यहाँ पे जो है सैलरी बताई गई है इस पोस्ट के लिए। अभी एज वाला जो फैक्टर रहा कि एज की बात है उसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, आप इस तरीके से समझेंगे अपनी अपनी पोस्ट वाइज जो आपको सही लगे। इस तरीके से मैं जो है थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ आगे को। अब देखिए एक पोस्ट आपको यहाँ पे दिखेगी चार्टेड अकाउंटेंट की। अब देखिए यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट को भी लिया जा रहा है, सीए की पोस्ट पे लिया जा रहा है, तो सीए की पोस्ट में देखेंगे तो 75,000 जो है यहाँ पे सैलरी रखी गई है, और एक ही को लिया जाएगा, किसी एक कैंडिडेट को ही सिलेक्ट किया जाएगा। ये आपके पर मंथ मिलेंगे। अब देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भी लिया जा रहा है तो 75,000 है, बिकॉज क्योंकि वो जो पोस्ट है वो सीए की पोस्ट है। और इसमें आपको बता दूं प्रोफेशनल क्वालिफाइड होना चाहिए, वो सीए करा हुआ फ्रॉम आईसीएआई से, न्यू दिल्ली के आईसीएआई से उसने सीए करा हुआ हो प्रोफेशनली। साथ में बोला गया एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ प्रैक्टिस एंड हैविंग वर्क फॉर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि उसने 2 साल का प्रैक्टिस करा हुआ हो कम से कम, और विद हैविंग वर्क फॉर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और एम्प्लॉयड एज, और वो एम्प्लॉयड रहा हो एक चार्टेड अकाउंटेंट के तौर पे इन अ रेप्यूटेड फर्म के अंदर या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक सीए के तौर पर, वो एक रेप्यूटेड सीए के तौर पर किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 2 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आप देख लेंगे, ये आपसे बोला गया। आप देखिए यहाँ पे और है, या तो आप इसमें ये वाला फुलफिल कर दीजिए ये वाला पॉइंट, नहीं तो आप ये वाला ही फुलफिल कर सकते हैं जो ये वाला है। तो इस तरीके से रहेगा, और क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है, और इस तरीके से यहाँ पे सैलरी भी मैंने आपको बता दी है। तो इस तरीके से आप देख लेंगे बाकी पोस्ट का वैकेंसी वाइज क्या सैलरी है सबकी। तो टोटल आपको मैं यहाँ पे देखिए दिखा भी देता हूँ, टोटल 100 पोस्ट हैं, 100 पोस्ट हैं, और 100 पोस्ट आपको दिख रही है, 100 पोस्ट है। 100 पोस्टों में वैकेंसी कितनी है 1072, यानी कि लगभग आप देखेंगे तो किसी पोस्ट में 50 लोगों को ले रहे हैं, किसी में 10 को ले रहे हैं, किसी में 5 को, किसी में 1 को। तो इस वजह से वो ऑल ओवर जो है मैनेज होके जो है वो वैकेंसी कितनी जा रही है 1072 जा रही है। एज लिमिट आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट को 35 मैक्सिमम, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 35 मैक्सिमम, और अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से कैंडिडेट रहेगा तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा, वो 40 ईयर्स की एज तक अपने अप्लाई कर सकता है। अगर वो 40 एज का नहीं हुआ है तो उसके बिलो है तो अप्लाई कर सकता है। सेम ओबीसी के अंदर आपका बीसी होता है, BC 1 होता है, BC 2 होता है, जो आपके झारखंड। अब देखिए यहाँ पे झारखंड का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट हो जो कि आपके झारखंड राज्य का हो, तो उस हिसाब से आपको देखना है। और उस हिसाब से आपकी यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो उनको भी यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है। और अगर वो फिजिकल अनरिजर्व कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट हैं और वो किसी ना किसी वो अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड में आती हैं तो उनको 5 ईयर और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं ईडब्ल्यूएस और ये पीएच और ये सब ओबीसी इन सब का मतलब क्या होता है, आप इस चीज़ को देख लेंगे। अब मैं आपको बता दूं अबव एज लिमिट हैज़ बीन फिक्स्ड एज पर सर्कुलर। चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम एज कितनी रहनी चाहिए। अब ये एक और चीज़ थी यहाँ पे, एक पॉइंट जो हमने स्किप कर दिया है वो ये है कि जो आपकी एज लिमिट है वो 1 अगस्त से देखी जाएगी। अब देख लीजिए यहाँ पे अब 2023 के अंदर वैकेंसी दिख रही है आपको, वो भी अगस्त के मंथ में, लेकिन आपकी जो एज मैक्सिमम कैलकुलेट करी जा रही है वो यहाँ पर वो यहाँ पर 1 अगस्त 2021 की कैलकुलेट करी जा रही है। तो यानी कि 22 ना कि 23 2021 में आपको देखना है कि 1 अगस्त में अगर आप इतने ईयर के हो गए तब
तो आप ये अगर आप जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट अभी 40 ईयर का होने, अभी जो है 42 ईयर का है, तो उसको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो उस समय पे 40 ईयर का रहा होगा जब ये समय रहा होगा 1 अगस्त 2021 का। तो इस तरीके से चेक करना है, लेकिन 40 से भी नीचे होना चाहिए अगर वो हैंडीकैप्ड है तो, और नहीं तो अनरिजर्व से तो उसको 35 का होना चाहिए, उससे कम का होना चाहिए। तो ये आपको बता दिया। अब इसमें नेक्स्ट में आपको बता दूं यहाँ पर नोट 10th पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एनी अदर गवर्नमेंट अप्रूव डॉक्यूमेंट इशूड एंड एज एज प्रूफ शैल बी कंसीडर एज अ वैलिड। देखिए आपको क्या करना है, अपने 10वीं का सर्टिफिकेट एक, या फिर आपको एक आधार कार्ड, आप ऐसा कोई या फिर कोई अदर गवर्नमेंट अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट। अब देखिए आधार कार्ड एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट होता है, 10th का भी, 12th और 10th मार्कशीट भी, 12th मार्कशीट भी, और पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, इनमें से किसी कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अपने एज प्रूफ को दिखाने के लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस आपको बता देता हूँ, इसमें लास्ट डेट जो है वो यहाँ पे 5th सितंबर रखी गई है, और 16 अगस्त से जो है फॉर्म चालू हुए थे, और 5 सितंबर को फॉर्म क्लोज हो रहे हैं, और ये पूरे 12 बजे तक रात तक खुलेंगे। और इसमें आपको एक और चीज़ बता दूं कि कैंडिडेट को अपनी सिग्नेचर, 10th 12th मार्कशीट, अपने डिग्री और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वो झारखंड का ही है कि नहीं, और झारखंड में अगर उस झारखंड का डोमिसाइल उसको अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे ये भी दी गई है कि प्रोफाइल इमेज, रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट जो भी होंगे उसके वो अपलोड करेगा वो कैंडिडेट। साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका रहेगा कि आप झारखंड स्टेट में ही रहते हैं, वहीं के नागरिक हैं। साथ में आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा कि आपका अगर किसी इफ़ रिक्वायर्ड मतलब किसी कैटेगरी में रिजर्वेशन में आ रहे हैं तब, तो ये सब रहेगा। सेम इस तरीके से हैंडीकैप्ड वाले कैंडिडेट को भी अपना सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, और इस तरीके से आपकी ये सारी चीज़ें होंगी। तो इस चीज़ को आप एक बार देख लेंगे अच्छे से। अब मैं आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। सिलेक्शन ऑन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि शैल बी डन ऑन द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप अगर सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप क्या करना है, आप सबसे पहले फॉर्म भर देंगे, अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करके फॉर्म भर के उसके बाद आपको अपना यहाँ पे एमसीक्यू रिटन टेस्ट लिया जाएगा, मतलब कि एक ऑप्शन वाले ऑप्शन देकर आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है शैल बी कंडक्टेड, जो कि झारखंड रांची की तरफ से कंडक्ट कराया जाएगा इस एग्ज़ाम को, और इसमें आपको बोला गया कि एक रिटन टेस्ट लिया जा रहा है, रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि एमसीक्यू रहेगा। कंडक्ट ऑफ रिटन टेस्ट, तो इसमें आपको बोला गया है कि जो रिटन टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन डेट शैल बी अनाउंस्ड, अभी अनाउंस नहीं हुई है, विद द सिलेबस। डेट जब अनाउंस होगी एग्जाम की तो वो सिलेबस के साथ अनाउंस होगी, अभी सिलेबस भी नहीं आया है। ई एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकेंगे उसके बाद ही। और क्वेश्चन पेपर में बता दिया गया है कि 100 एमसीक्यू, 100 एमसीक्यूज रहेंगे, एंड 50 एमसीक्यू जो रहेंगे वो जनरल नॉलेज के रहेंगे विद द ऑप्शन ऑफ 4 ऑप्शन रहेंगे। ईच डोमेन क्वेश्चन शैल बी ऑफ 4 मार्क्स, हर क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। ईच जनरल नॉलेज क्वेश्चन शैल बी ऑफ 2 मार्क्स, और जनरल नॉलेज का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, यानी कि 1/4 मार्क्स काटा जाएगा हर 0.025, ये बोला गया है। इसको अभी मेरे को एक्चुअल में समझ नहीं आया, मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं। 100 एमसीक्यू आ रहे हैं, और इसमें जो है डोमेन सब्जेक्ट के 100 एमसीक्यू रहेंगे, जनरल नॉलेज के 50 एमसीक्यू रहेंगे। और जो डोमेन मतलब कि डोमेन क्वेश्चन मतलब होते हैं कि आप जिस पोस्ट का एग्जाम दे रहे हैं, जिस पोस्ट को लेना चाह रहे हैं, उस पोस्ट से रिलेटेड सिलेबस जो रहेगा वो 100 क्वेश्चन होंगे। और उसमें आपको बता दूं विल बी, उसमें हर 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा, तो 400 मार्क का ये हो गया। और जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे, तो वो भी 100 नंबर का हो गया, 500 नंबर का पेपर हो गया। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग आपको बता ही दी है, 0.025 रहेगी डिडक्टेड। और रिटन टेस्ट शैल बी ऑर्गेनाइज एज पर द, जो भी डेट आएगी, टाइम आएगी, उसके हिसाब से ये एग्जाम लिया जाएगा। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे तो इसको आप जरूर पढ़ें, ये सारे पॉइंट आपके लिए दिए गए हैं।
अब रिटन टेस्ट का जो रिजल्ट रहेगा वो किस बेस पे आएगा? फॉर द सिलेक्शन कैंडिडेट मार्क टू ऑब्टेन द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी कंसीडर फॉर जनरेटिंग मेरिट रैंक एंड स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी। फाइनल सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ। अब देखिए साफ साफ भाषा में यही कहना चाहूंगा कि अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप 40% मार्क्स लाइए, यानी कि 500 में से आपका 10% 50 मार्क्स हो जाएगा, यानी आप 200 मार्क्स या उससे अबव लाएंगे, तब जाके आप मान सकते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आपको देखने को मिलेगा, आप एक क्वालिफाइड कैंडिडेट, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट कहलाएंगे। सेम इस तरीके से अगर आप एक SC/ST कैटेगरी से हैं तो 32% मार्क्स कम से कम लाने होंगे इस एग्जाम में। मेरे हिसाब से एग्जाम 500 मार्क्स का हो रहा है, जिस तरीके से मैंने भी देखा, तो अगर आपका 500 नंबर का पेपर हो रहा है तो आप उसमें से 40% यानी 200 नंबर से ऊपर लाएंगे एक UR कैटेगरी के तौर पे। और अगर रिजर्वेशन रहा तो आप अपनी कैटेगरी वाइज चेक करेंगे। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं। डॉक्यूमेंट वैलिडेशन प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, आपका एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे, और बाकी सारे पॉइंट आप इस चीज को चेक करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, ये वाले पॉइंट बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट वैलिडेशन वाले जो प्रोसेस के जो पॉइंट दिए गए हैं, ये वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर एक बार अच्छे से देख लें। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आप सभी के लिए, कैंडिडेट के लिए, जैसे कि द एक्चुअल नंबर ऑफ वैकेंट पोजीशन में वेरी, मतलब कि जो 1072 वैकेंसी बोली गई, ये हो सकता है कि 1100 पहुंच जाए, या फिर ये 1000 पहुंच जाए, 900 पहुंच जाए, कम ज़्यादा हो सकती हैं। फॉर्म भरने का इंस्ट्रक्शन क्या है वो आप देख लीजिए, सब कुछ चेक करके, पहले क्वालिफिकेशन और हर एक चीज़ चेक करके फॉर्म भरनी है। मैंने वैसे आपको यहाँ सब क्लियर ही कर दिया है। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद आप फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पे आपको देखिए ये स्टेप देखने की जरूरत नहीं, सिंपल आपको बताए तो करना क्या है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। पहले अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को के जरिए आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को देखते हुए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अपना नाम, जेंडर, फादर नेम, एड्रेस और एक आईडी प्रूफ के तौर पे मांगी जाए तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, आधार कार्ड या कुछ भी, और इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर जब आप फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करने जाएंगे, जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस तरीके से रहेगा। इसमें आपको पर्सनल डिटेल डालनी होंगी, फिर अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी होंगी, जैसे मान लो किसी पोस्ट के लिए जो भी डिग्री मांगी गई है वो डाली जाएगी। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस बताना होगा, कितना साल का एक्सपीरियंस है। भले ही जिस पोस्ट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है किसी पोस्ट के लिए, और आपके पास 3 साल का है तो आप 3 साल डालेंगे। ये आपको पहले क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं डालेंगे कि 2 साल का मांगा है तो 2 साल डाल देंगे, ऐसा नहीं, जितना का हो उतना ही। लैंग्वेज प्रेफरेंस डालनी है आपको, कौन सी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद ये एग्जाम के लिए पूछा जा रहा है, साथ ही जो भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, मेरे को लगता है हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाएगा। इमेज एंड डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे और फिर फीस पेमेंट कर देंगे ऑनलाइन मोड से। आपको हर बार सबमिट करके नेक्स्ट पे जाते जाना है, इस तरीके से सबमिट हो जाएगा और फीस पेमेंट के बाद आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। उसका प्रिंट ले लेंगे जरूर याद से, बस इतना कर लेंगे आप, आपका हो जाएगा सारा काम ओवर। अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, यही डेट थी और यहाँ पे कुछ पॉइंट है, मैं सेकंड पॉइंट को डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा है द एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। देखिए आपको यहाँ पे एक ना मिस्टेक कर दी गई है। मिस्टेक क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि 5 दिसंबर कर दिया गया है, तो इस दिसंबर का करेक्शन हो सकता है अभी आ जाए। ये करेक्शन होगा, ये 12 नहीं होगा, यहाँ पे 9 रहेगा। तो यही बोला, इसी तब तक आपको फॉर्म भर देना है, तब तक एक्सेप्ट हो जाएगा, इसके बाद नहीं होगा, यही इनका कहने का मतलब होगा। यहाँ पे 12 लिख दिया गया है, तो आप तो इस तरीके से सोचेंगे कि भाई फॉर्म तो ईयर एंड तक खुले हैं, ऐसा नहीं है। फॉर्म अभी क्लोज होंगे, जो कि आपके 5 सितंबर को, यानी कि 5 सितंबर को क्लोज हो जाएंगे। चलिए, ये तो मैंने नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब मैं इसके आगे बढ़ूंगा। अगर नोटिफिकेशन के बाद तो यहाँ पर आती है हमारा फॉर्म भरने के लिए। देखिए यहाँ पर फॉर्म के लिए आपका अलग से जो है जैप आईटी का जो है पोर्टल रहेगा, रिक्रूटमेंट पोर्टल, इसमें आपको आना है। मैं आपको बता दूं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वहाँ से आप जाएंगे और फॉर्म भर देंगे। और
ये आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये रिक्रूटमेंट आ रखी है और यहाँ पे न्यू यूज़र का ऑप्शन मिल रहा है, ये न्यू यूज़र, इस पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है क्योंकि फिर पहले आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे। तो उसमें आप अपना नाम डाल देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जो मैंने बोला था मोस्ट ऑफ वही चीज़ें मांगी गई हैं। और फिर आप ये वाला कोड डालेंगे जो यहाँ पे लिखा है 7454 या जो भी लिखा है आपके सामने, वो यहाँ डाल के सबमिट कर देंगे। उसके बाद एक वेरिफिकेशन हो सकता है कि आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे OTP आ जाए, उसको सबमिट करके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म भरने का प्रोसेस वही होगा जैसा आपको बताया गया। तो इस तरीके से आप कर लेंगे और हम आपसे मिलेंगे अब नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।